दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और सभी सॉल्यूशन को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन व आंसर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आपकी मॉडल पेपर से ही आप लोगों का जो है 90% जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि सभी सब्जेक्ट का जो है प्रत्येक मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन दे चुका हूं, बता चुका हूं, चाहे वो सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, सभी का मैं बता चुका हूं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि इसका कारण यह है कि किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यह अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जो है पहला का आंसर दे देना है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों मैंने आपको बताया था कि r बराबर जो होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की जो है दुगनी होती है और फोकस दूरी की जो है वक्रता त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। मैंने आपको फॉर्मूले के अनुसार बताया था और उसी के अनुसार यहाँ पे आपको देना है कि फोकस दूरी जो है वो आपका ज्ञात करना है, जहां पर वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करेंगे क्या, यहाँ पे करना है कि फोकस दूरी F बराबर लिखेंगे r/2 जो फॉर्मूला है, ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या बटा 2। वक्रता त्रिज्या दिया है 20 तो इसका 20 बटा 2 लिखेंगे, इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आंसर हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अर्थात सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। ये बीबीआई सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, यह ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करता है, यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि किरोसिन में रखा जाता है। इस प्रकार से जो है आपको आंसर देने हैं। अगला सवाल चौथा नंबर है कि कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिखे हैं। तो अपरूपों के हो जाएगा, एक हीरा हो जाएगा और एक ग्रेफाइट हो जाएगा। दो आपको यहाँ पे पूछा गया तो सिर्फ आपको यहाँ पे दो बता देना, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। अगला सवाल पांचवा नंबर दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। अर्थात दोस्तों आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री प्राप्त कैसे होती है या कहां से होती है पादपों में। इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार देना है, पहला पॉइंट लिख देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका कच्ची सामग्री के लिए जो है अति आवश्यक है। पादप वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से जो है प्राप्त करते हैं। उसके बाद दोस्तों जल जो है यहाँ पे लिखना है कि पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है 2 पॉइंट में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका छठा नंबर है, दिया है कि जीवाणुओं द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो इसका आंसर देना है कि बीजाणुओं के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए 7वां नंबर दिया गया है कि कृत्रिम चयन क्या है, एक उदाहरण दें। तो देखिए दोस्तों कृत्रिम चयन का अर्थ यह होता है कि मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार, ठीक है, मनुष्य के द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कुत्ता का प्रजनन या कुत्तों में प्रजनन, ये जो है एक कृत्रिम चयन का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यह मैंने लिख दिया है कुत्ता का प्रजनन। आप इसी प्रकार से जो है आप अपने बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग रख लीजिए।
अगला सवाल देखिए 8वां नंबर दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष से क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन यानी कि निवारण किस प्रकार संभव है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इन सभी दोषों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है तीनों में से एक जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इस बार ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, ना ही ज्यादा आसान रहेगा, ना ही ज्यादा हार्ड रहेगा, एकदम मीडियम से भी मीडियम रहने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर इस प्रकार देना है कि वह दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु वह निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। उसके बाद आपको जो है ये कारण किस प्रकार से जो है दोष उत्पन्न होता है, यहाँ पे कारण भी बता देना है। पहला लिख देना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा देना है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। 2 पॉइंट में आपको यहाँ पे कारण बता देना है। साथ ही दोस्तों इसका संशोधन यानी कि निवारण पूछा गया है, तो उसको भी बताना है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के निकट बिंदु पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर देता है कि वह नेत्र के अपने निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी से दिया गया है, जिसमें कि आपको जो है प्रत्येक सवाल जो है 3-3 अंकों का दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु को 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने दर्पण का सूत्र तो पढ़ा होगा, और दर्पण के सूत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि दर्पण का फॉर्मूला और लेंस का फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उसी से ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोगों का बनने वाला है। बच्चों आपको मैंने बताया था उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10 है। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सिर्फ दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए U जो है यानी कि प्रारंभिक फोकस दूरी जो है कितना है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो दूरी है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना क्या है, यानी कि जो है ये प्रारंभिक जो वस्तु है उसको ज्ञात करना है। तो दर्पण के फॉर्मूला से निकालेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो लिखेंगे 1/v बराबर 1/v + 1/-10 बराबर 1/-15। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे लिखना है कि 1/v बराबर 1/15, जो कि यहाँ पे है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा 1/15 + 1/10 बराबर लिखेंगे। इस दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 30। तो इसका हम करेंगे कितना बार, यहाँ 2 आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से लघुत्तम निकालेंगे। अब निकला कितना, 5/30। अब इसको हम कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/6 आएगा। जब 1/6 आया तो इसलिए हम निकाल सकते हैं कि v बराबर कितना आया, तो v बराबर जो है ये आका 6 आ गया है। ठीक है, v बराबर कितना आया, 6 आया है। तो इसी तरह से दोस्तों 6 सेंटीमीटर आपका जो है ये प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्यों, चलिए 10वां नंबर दिया गया है कि उत्तम ईंधन के गुणों को लिखें। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों इसमें अथवा में और एक सवाल आता है, और जो अधिकतर पूछा जाता है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं और उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। गुण कहे या विशेषता कहे, दोनों को एकदम सेम टू सेम लिख देना है, वही आपका जहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गुण जो है उत्तम ईंधन के गुण इस प्रकार है। पहला लिखेंगे प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक दरमन अधिक कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। तीसरा लिखेंगे सरलता से सुलभ हो सके। चौथा लिखेंगे वह सस्ता भी हो। इस प्रकार से दोस्तों उत्तम ईंधन के 4 गुण आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चले। तो देखिए 11 नंबर सवाल दिया गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बच्चों मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल सेट में भी ये दिया गया है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देने हैं कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, अर्थात वह उपचयित होता है
इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस फॉर्मूले का भी आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखें। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। और इसके अब उपयोग पूछे गए हैं तो उपयोग आपको दो को बता देना है, कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा लिख देना है कि क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल दिया गया कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। या दोस्तों आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी सवाल दिए जा सकते हैं कि ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो दोनों एकदम सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही तरह लिखना है। देखिए चलिए सबसे पहले इसका उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है निम्नलिखित अंतर है। एक साइड जो है आपको वायवीय यानी अक्षीय श्वसन को लिखना है और दूसरे साइड जो है अवायवीय यानी अनाक्षीय श्वसन को आपको लिख देना है। ठीक है, और ढांचा अनुरूप आपको बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ढांचा बनाते हैं तो आपको जो है पूरा का पूरा 3 मार्क आपको यहाँ पे 3 अंक जो है मिल जाएगा। अगर आप जबकि वाला जो है भाषा के अनुसार लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि नंबर कटने का चांस रहता है। तो आप इसीलिए दोस्तों आप ढांचा बनाकर जो है आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है वायवीय श्वसन में कि इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायवीय में लिखेंगे कि इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए अवायवीय में कि ऑक्सीय श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में लिखना है कि इसमें जो है कम ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से मात्र 2 ही पॉइंट में आपको इसको आंसर दे देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल दिया गया कि पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर देना है कि पौधों के विभिन्न भागों द्वारा रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं अन्य गतिविधियों का नियंत्रण व संयमन करते हैं उसे पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीन और जिब्बेरेलियन। ठीक है, जिब्बेरेलियन, ये 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दे देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सक्षम सी की ओर, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है 5 अंक का होगा, जिसमें कि 5 सवाल पूछे जाएंगे। मात्र आपको 3 सवाल का ही आंसर आपको यहाँ पे देना है और सभी का मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। उसको इसमें से आपको मात्र जो है 3 ही सवालों का आंसर देना है, लेकिन आपको याद 5 को कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर सवाल दिया गया कि विद्युत जनित यानी कि डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है। सबसे पहले विद्युत जनित यानी डायनेमो क्या है इसको हम लोग समझेंगे। लिखेंगे ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित यानी कि डायनेमो कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिद्धांत भी कहा गया, तो इसके बाद सिद्धांत लिखेंगे यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उससे धारा बहने लगती है, यानी कि धारा जो है बहने लगती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपका बनावट भी यहाँ पे कहा गया था कि इसके बनावट और कार्य का वर्णन करें, उसको भी वर्णन करेंगे। सबसे पहले बनावट को देखते हैं। बनावट में लिखेंगे कि इसमें एक गुणी अर्धाकार कुंडली यानी कि एक जो है अर्धकवलय कुंडली ABCD होती है, जिसे अस्थाई चुंबक के ध्रुव के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के 2 सिरे 2 वलयों R1 और R2 से जुड़े रहते हैं, यानी कि 2 ब्रुश भी रहते हैं, 2 सिरे होते हैं और 2 वलय के साथ जो है ये आपस में जुड़ा होता है। और 2 ब्रुश यानी कि B1 और B2 को वलयों R1 और R2 पर दबा कर रखा जाता है। दोनों वलयों भीतर से दूरी से जुड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, धुरी से जुड़ी होती है। किससे, ये धुरी से जुड़ी हुई रहती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 जो है वलय है, जो कि एक यहाँ पे ये लंबी वाला जो है ये जो आपका धुरी है, ये धुरी से यह जुड़ा हुआ है। और दोनों ब्रुश से बाहरी सिरों से गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं। गैल्वेनोमीटर किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे जो दिया गया ना ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना।
चलिए इसको पिक्चर को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्रियाविधि बताना है कि कुंडली के चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, तब कुंडली का ताल यानी कुंडली का जो तार है, कुंडली का तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। जब कुंडली से शून्य धारा बहती है, जब कुंडली से शून्य धारा बहती है, तब जो है कुंडली का तार जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। तब जो है कुंडली के सिरों के बीच महत्तम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में महत्तम प्रेरित धारा बहती है। कुंडली के सिरे ए बी तथा सी डी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिणाम बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि विद्युत जनित यानी कि डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत को समझे, इसके बनावट और इसका कार्यविधि को भी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 16 नंबर सवाल क्यों चले। तो 16 नंबर जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह जो है ना मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए दोस्तों आप जो है जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं इसको आप लोग स्वयं बनाएंगे, आप लोग जो है स्वयं तैयार करके व्हाट्सएप पर जो है मुझे इसको भेजेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कितना तैयार कर चुके हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार इसको बताया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, उसके तत्वों को समान किया जाता है, बराबर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पहला मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2। अभी यहाँ पे देखिए Pb जो है वो अकेला है, तो यहाँ पर भी Pb अकेला है, ये जो है बराबर है, ठीक है। लेकिन NO3 है, N जो है वो क्या है, अकेला है, O3 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया, 5 गो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे देखिए 6 गो O है। तो अब यहाँ पे इसको संतुलित करना है, यानी कि तत्वों का जो मान है वो बराबर रखना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो 2 और गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 2Pb हो जाएगा, तो 2Pb हो गया। O क्या गो है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 दूनी कितना 12। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे 2 हो जाएगा इधर, 4 दूनी 8, 2 10 यार 4 कितना हो गया 12। तो देखिए वो भी 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए n कितना है, n जो है यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, तो n 4। तो देखिए ये पूरी तरह संतुलित हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दूसरा वाला मैंने यहाँ पे किया है, तीसरा वाला का भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 5 गो यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए जो कह रहा है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं पूरी तरह से आपको समझा चुका हूँ और पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि आपको इसको कैसे संतुलित करना है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे देखिए 18 नंबर दिया गया है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मानव हृदय है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे संकलन कर दिया है, बता दिया है। इसको आप लोग जो है हूबहू जो है कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। और इसको अच्छे से याद रख कर लीजिएगा कि कौन कहाँ से है, यानी कि यह जो है देख सकते हैं यहाँ पे कि यह जो है ऊपर वाला जो क्या है, ऊपर वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर वाला महाशिरा है, ये जो है महाधमनी है, ये फुसफुस है धमनी है, यह फुसफुस शिरा है, ये बाया अलिंद है, ये बाया नीला है, और ये जो है दाया अलिंद है, ये कक्षाओं के बीच की विभाजन दीवार है, ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ये कक्षाओं का दीवार है, और ये जो है दाया अलिंद है। और उसके बाद यहाँ नीचे लिख देना कि ये जो है चित्र मानव हृदय की संरचना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको नामांकित करते हुए चित्र को आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है, कॉपी में आपको अच्छे से बनाना है, ताकि एक भी नंबर इधर से ना उधर कटे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए और अच्छे से आपको याद यहाँ पे इस चित्र को कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि मेंडल के प्रयोगों से यह पता चलता है कि यदि 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरा लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और प्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। और जैसे में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये जो है शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौने पौधे हैं, जो कि ये पूरी तरह से जनक है, यानी कि इसका जो है ये पेरेंट्स है। अब इसके बीच जो है संकलन किया जाता है, इसके अंदर जो है आपका जो है
इसका जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो अब यहाँ पे पाया जाता है कि यह जो है संकरण जो लंबे पौधे हैं ये जो है पूरी तरह से प्रभावी होते हैं। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है पूरी तरह से प्रथम पीढ़ी में यह प्रभावित कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि मेंडल के प्रयोग से जो है ये लक्षण जो है प्रभावी हैं या अप्रभावी होते हैं, ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और ये जो है F1 पीढ़ी में ही पूरी तरह से संबोधित कर देता है, बता देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है आपके सब्जेक्टिव की 1900 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और परीक्षा देने से पहले उससे 2 से 3 दिन पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपका गारंटी है कि आने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।